नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर स्तनपान विधि। ठीक है, इसमें क्या बताया है आयुर्वेद के अंदर, और ज़्यादा डिटेल नहीं है इसमें, तो बस आपको पता होना चाहिए किस तरीके से कराना है, इसकी डिटेल नहीं देखनी है। तो क्या बताया है आचार्यों ने, नारी स्तन्य सर्वश्रेष्ठ दुग्ध है। सबको पता है ये बात, नारी स्तन्य स्पेशली बच्चे के लिए बात करें सर्वश्रेष्ठ दुग्ध है। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं कि अगर नारी स्तन्य नहीं है उसके बाद हम सोचेंगे कि अजा का लें या गाय का लें, वो बात की है। लेकिन सबसे पहले तो नारी स्तन्य अगर है तो बच्चे को वही देना है। पहले 3 माह में, प्रथम 3 माह में शिशु स्तनपान पर ही रहना चाहिए। देखिए बात तो 6 महीने की होती है, फिर ये 3 महीने का क्यों बोला है? वो इसलिए बोला है कि 3 महीने तक बच्चे को, आपको ऐसा नहीं है कि 1 चम्मच इसको पानी पिला देते हैं या फिर थोड़ी सी चाय टेस्ट करवा देते हैं या आज हमने कॉफ़ी बनाई है कॉफ़ी पिला देते हैं, ऐसा नहीं। पहले 3 महीने तक तो उसको स्तनपान पे ही रखना है। उसके बाद आप चाहो तो ये कर सकते हो कि जो है गाय का दूध पानी मिला के पिला दिया या थोड़ी चाय पिला दी या 1 घूंट पानी पिला दिया, इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन पहले जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं उनके अंदर तो उसको पूरी की पूरी तरीके से स्तनपान पर ही रखना है। जब माता शिशु को स्तनपान कराए उस समय इन 3 बातों का याद रखना है। किन 3 बातों का याद रखना है? पोजीशन ऑफ बेबी, बेबी की जो बॉडी है उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम। तो मैं आपको 1-2 पोजीशन बता देती हूँ कि किस तरीके की पोजीशन होनी चाहिए। आप गूगल पे जाके इनकी इमेजेस देख सकते हो। तो नंबर 1 होती है क्रॉस क्रेडल पोजीशन। कौन सी? क्रॉस क्रेडल पोजीशन। एक तो ये पोजीशन होनी चाहिए। 5 पोजीशन बताई हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। एक तो क्रॉस क्रेडल हो सकती है, सेकंड है अपराइट पोजीशन। कौन सी? अपराइट। पहली हो गई क्रॉस क्रेडल, दूसरी हो गई अपराइट, तीसरी है साइड लाइंग पोजीशन, साइड में लिटा के। तीसरी कौन सी हो गई? साइड लाइंग पोजीशन। ठीक है, और फोर्थ है लेड बैक पोजीशन। मेनली हम इन पोजीशन की बात करते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये चारों नाम वहाँ बता के आ सकते हो। इनको देख लीजिएगा। मैं एक बार फिर से नाम रिपीट कर रही हूँ, कौन कौन सी पोजीशन होनी चाहिए बेबी की बॉडी की ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे। पहली है क्रॉस क्रेडल, दूसरी है साइड लाइन, तीसरी है अपराइट और फोर्थ है लेड बैक पोजीशन, यानी कि उसको अपने ऊपर लेटा के। इस तरीके से आपको उसकी पोजीशन यही 4-5 होनी चाहिए। इनके अलावा ऐसे नहीं किसी भी पोजीशन में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा रही है। तो इस बात का ध्यान रखना है स्तनपान विधि में। दूसरा है द बेबी अटैचमेंट टू द ब्रेस्ट। बच्चा जो है, बच्चे का अटैचमेंट ब्रेस्ट के लिए, यानी कि वो निपल को सक करे, निपल को सक करे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बेबी सकिंग बिहेवियर एट ब्रेस्ट, यानी कि वो सक कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सक तो कर लिया है लेकिन जो मिल्क है उसको निगल नहीं रहा है। तो इन 3 बातों का स्तनपान विधि के टाइम पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शिशु द्वारा दुग्ध को सक करना, यानी कि उसने निपल को सक किया, जो मिल्क है उसको सक किया, उसके बाद उसको निगला और फिर क्या किया? ब्रीद किया। इस पूरे साइकिल में कितना सेकंड लगता है? 1 सेकंड लगता है। ये पूरा साइकिल 1 सेकंड में पूरा हो जाता है। तब मात्र स्तन्य से अधिक दुग्ध का स्राव होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वात्सल्य का भाव होगा या बेबी जब भी सक करेगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्स जनरेट होगा, उसकी वजह से ज़्यादा क्या होगा? सिक्रीशन होगा। वही बात हमारे आचार्यों ने लिखी है। उन्होंने हार्मोन का नाम नहीं दिया तो क्या हुआ? बात तो उन्होंने वही लिखी है कि जैसे ही वो दुग्ध को क्या करेगा? सक करेगा, निगलेगा, और फिर उसके बाद निकलना जैसे ही शुरू किया उसके बाद सिक्रीशन जो हो जाएगा वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब रिफ्लेक्स जा चुका है। इंटीरियर पिट्यूटरी से तो प्रोलैक्टिन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होना शुरू हो चुके हैं, इसीलिए क्या होगा? सिक्रीशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो मेन जो है पोजीशन का आप नाम लिख लीजिएगा, और अगर नहीं भी है तो मैं अभी पेज पे लिख के भेज दूंगी आप लोगों को। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम स्तन्य क्षय। अब हमने बहुत कल की क्लास से स्तन्य ये सब चल रहा है, लेकिन ये सब बात उसके लिए चल रही थी जिस नारी का या जिस माँ का जो स्तन्य है वो प्रॉपर हो, यानी कि पूर्ण रूप से उसके अंदर निर्माण हो रहा है। अगर निर्माण नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन की भी हम बात कर लेते हैं। अगर उसके अंदर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है
तो उसको क्या कहते हैं हम, स्तन्य क्षय, यानी कि जितना बनना चाहिए बच्चे को फीड कराने के लिए उतना नहीं है, यानी कि कमी हो गई, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्षय हो गया। तो माता के स्तन्य का कम मात्रा में बनना। अब आप कैसे पता करोगे कि स्तन्य का क्षय हो चुका है? माता के स्तन्य का कम मात्रा में बनना, जिससे प्रथम 6 माह में शिशु की वृद्धि ना हो अथवा कम हो। मैं डे 1 से चलाती आ रही हूँ कि पहले 6 महीने तक बच्चे का सब कुछ किस पे डिपेंड है, अपनी माँ के जो है ब्रेस्ट मिल्क पे सब कुछ उसका डिपेंड है। उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, जो भी माइलस्टोन उसके अंदर आने हैं, यानी कि पूरी बॉडी की जो न्यूट्रिशन उसे मिलना है, उसकी ग्रोथ जैसी होनी है, क्योंकि न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो ग्रोथ होगी। तो वो सब किस पे डिपेंड है, न्यूट्रिशन उसे कहाँ से मिल रहा है, ब्रेस्ट मिल्क से। और अगर उसे ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर नहीं मिल रहा, यानी कि उसकी वृद्धि नहीं हो रही, वृद्धि नहीं हो रही, तो वृद्धि किस कंडीशन में नहीं होगी, जब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और न्यूट्रिशन कब नहीं मिलेगा, जब माँ का ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर या तो बन नहीं रहा है या निकल नहीं रहा है, इन 2 कंडीशन में। तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि स्तन्य का क्षय हो चुका है, क्योंकि हमें साफ साफ आइडिया लग रहा है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है। बच्चे का बर्थ के टाइम पर जो वेट हमने लिया था वो 3 kg था, अब उसके बाद बढ़ ही नहीं रहा है, इतना ही है, बल्कि कम और हो गया है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, माइलस्टोन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इससे ही आप आइडिया लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ये जो इसका जो मिल्क है वो प्रॉपर नहीं है। यानी कि पहला डाउट कहाँ जाएगा कि माँ के अंदर स्तन्य का क्या हो चुका है, क्षय हो चुका है। तो ये जो क्षय होगा वो 2 तरीके का हो सकता है। पहला है पूर्ण स्तन्य क्षय, दूसरा है अपूर्ण स्तन्य क्षय। पूर्ण स्तन्य क्षय का मतलब क्या है, देख लेते हैं। जब स्तन से स्तन्य पूर्ण रूप से नहीं निकल रहा है, यानी कि बन ही नहीं रहा है, बिल्कुल बंद हो चुका है, बन नहीं रहा है, पूर्ण रूप से नहीं निकल रहा है, अथवा बूंद बूंद करके निकले, उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण स्तन्य क्षय। यानी कि आप तो यही मान के चलिए कि नहीं निकल रहा है, बूंद बूंद करके भी छोड़िए, आप केवल यही बात याद रखिए कि क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे अपूर्ण वाले से। ठीक है, तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि पूर्ण स्तन्य क्षय का मतलब क्या है कि ना तो बन रहा है ना निकल रहा है। ठीक है, ये हो गया पूर्ण स्तन्य क्षय। अपूर्ण स्तन्य क्षय क्या होगा, जब माता से द्वारा अपर्याप्त मात्रा में दुग्ध का स्राव हो, फिर भी वह लगातार शिशु को स्तनपान करावे। यानी कि देखो, जो दुग्ध का स्राव है वो कैसा हो रहा है, अपर्याप्त हो रहा है, पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, और फिर भी वो बच्चे को क्या करा रही है, फीड करा रही है। तो इससे उसको हेल्प मिलेगी, जब भी बच्चे को फीड कराएगी तो रिफ्लेक्स तो आएंगे, हार्मोन तो सिक्रीट होंगे, तो थोड़ा बहुत मिल्क सिक्रीशन बना रहेगा। मैंने आपको एक बात बताई थी अभी पहले ही, थोड़ी देर पहले ही, कि मेंटेनेंस के लिए क्या ज़रूरी है, मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है कि इजैकुलेशन होता रहे। अब इन केस मान लीजिए मदर ये सोच के बैठ जाए कि मिल्क फॉर्मेशन तो हो ही नहीं रहा, मैं बच्चे को फीड नहीं करा रही, तो आप बताइए कि क्या उसके अंदर फिर वो मेंटेन रहेगा क्या, जितना भी थोड़ा बहुत बन रहा था वो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत बन रहा है और वो बच्चे को स्तनपान करा रही है, तो थोड़ा बहुत बनता रहेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, अपूर्ण। यानी कि पूरी तरीके से क्षय नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत क्षय हुआ है, बन तो रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं बन रहा है, पूरी तरीके से नहीं बन रहा है, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो लेकिन पूर्ण वाले में क्या किया होगा, पूर्ण वाले में ये किया होगा कि बच्चे को वो बिल्कुल भी फीड नहीं करा रही है, तो रिफ्लेक्स हार्मोन सब बंद, तो स्तन का निर्माण भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसीलिए हमने बोल दिया कि उसके अंदर पूर्ण स्तन्य का क्या हो चुका है, क्षय हो चुका है। इसके कारण क्या होते हैं, क्यों क्षय होता है या नाश क्यों होता है, 2 कारण है मेनली। देखिए, स्तन्य किसकी उपधातु है, रस धातु की, पता है आप सभी को। स्तन्य के निर्माण के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 2 बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं कि एक तो माँ खुद प्रॉपर डाइट ले रही हो, वो आहार ढंग से कर रही हो, यानी कि मान के चलिए कि उसके अंदर क्षमता है कि वो 4 रोटी खा सकती है, यानी कि 4 रोटी की उसको भूख है, लेकिन टेंशन है कि वेट बढ़ रहा है, मैं खाना नहीं खा रही, 1 रोटी खा रही है। क्या ये पूर्ण आहार है उसके लिए, नहीं है। अब जब आहार ही नहीं है
तो काय की रस धातु और काय का स्तन्य नहीं बनेगा ना, नाश हो जाएगा। दूसरी बात, आहार तो प्रॉपर ले रही है, आहार तो प्रॉपर ले रही है, 4 की जगह 5 रोटी खा रही है, अच्छा खा रही है, आहार तो ले रही है, लेकिन रस धातु नहीं बन रही है। अब रस ना बनने का कारण क्या हो सकता है कि आम बन गई, ठीक है, आम बन गई, आहार रस का जो है पाचन ढंग से नहीं हुआ तो रस धातु नहीं बनी, ये कारण हो सकता है। एक तो मेन जो कारण रहेंगे वो तो रहेंगे ये। अब रस धातु नहीं बने ऐसे कौन से काम हो सकते हैं, या आहार रस का पाचन ढंग से ना हो ऐसे कौन से काम हो सकते हैं, देख लेते हैं। क्रोध और शोक, क्रोध और शोक से क्या होगा, जठराग्नि क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। जठराग्नि मंद, रस धातु प्रॉपर ना बन के क्या बनेगा, आम बनेगा, और जब रस धातु ही प्रॉपर नहीं बनी है तो स्तन्य नहीं बनेगा। तो माँ गुस्सा कर रही है या डिप्रेशन में चली गई है किसी भी वजह से, तो क्या होगा, उसके अंदर जो है रस धातु नहीं बनेगी और स्तन्य का निर्माण नहीं होगा। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, शिशु से प्रेम ना होना, बच्चे से प्यार ही नहीं है, फर्जी में आ गया, मुझे नहीं चाहिए था, ऐसा अगर वो सोचती है, शिशु से उसको प्रेम नहीं है, अपने बच्चे से उसको प्यार नहीं है। मैं पहले से ही बोलती आ रही हूँ कि वात्सल्य का भाव होना जरूरी है, तब जाके क्या होगा, हार्मोनल और रिफ्लेक्स जो इम्पल्स हैं वो जनरेट होंगे, ठीक है। तो अगर उसको अपने बच्चे से प्यार नहीं है तो क्या होगा, तो भी स्तन्य का फॉर्मेशन शुरू नहीं होगा, या फिर हो रहा है तो नाश हो जाएगा। उसके बाद रुक्षान्न ले रही है। अब बताइए स्तन्य कैसा होता है, हमने गुण पढ़े थे, कैसा होता है, स्निग्ध होता है। अब स्निग्ध तभी तो बनेगा जब स्निग्ध खाना खाएगी, स्निग्ध तो खा ही नहीं रही, उसको तो टेंशन है कि वेट बढ़ गया मेरा प्रेगनेंसी में, वो लगी डाइटिंग करने, उसके लिए वो रुक्षान्न खा रही है या लंघन कर रही है। अब लंघन में दोनों बातें हो सकती हैं, या तो खा ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं खा रही है, और या फिर प्रमिताशन कर रही है, कम खा रही है और परिश्रम ज़्यादा कर रही है। इनकी वजह से क्या होगा, वायु बढ़ेगी, और वो वायु बढ़ के क्या करेगी, जठराग्नि को सबसाइड कर देगी, और जठराग्नि जैसे ही कम हुई, आहार रस का पाचन नहीं होगा, रस धातु नहीं बनेगी, और रस धातु नहीं है तो स्तन्य तो कौन ही बनाएगा। और रस धातु कहेगी मेरे तो खुद के लिए कमी पड़ रही है, अब स्तन्य कहाँ से बनाऊं तेरे लिए, तो स्तन्य नहीं होगा। तो ये आपको कारण, अब इतना डिटेल में मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप और भी कारण यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से, जो वायु को बढ़ाएं या जो जठराग्नि को क्या करें, कम करें, वो सारे कारण क्या करेंगे, स्तन्य को कम करेंगे। तो स्तन्य नाश का कारण क्लियर है। फिर उसके बाद इसका लक्षण भी देख लेते हैं। हमने बोला क्षय तो हो गया, और क्या लक्षण होंगे, बच्चे की ग्रोथ से तो हम पता लगा लेंगे कि क्षय हो गया, लेकिन कई बार बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके लिए हर बार स्तन्य क्षय हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चे की ग्रोथ ना होने के और भी तो कारण हो सकते हैं। हो सकता है बच्चे को कोई बीमारी हो गई, कोई डिजीज़ हो गई, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, और हम बेवजह उसकी माँ को दोष दिए जा रहे हैं कि स्तन्य प्रॉपर नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमें प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है। अब उस एग्जामिनेशन के लिए स्तन्य क्षय के लक्षण बताए हैं। क्या बताया है कि अब आपको देखना है, बच्चे की ग्रोथ देख ली आपने, एक आइडिया लगा लिया कि हो सकता है जो स्तन्य है वो इसको पूरी तरीके से नहीं मिल रहा, लेकिन हमें आगे भी तो चेकअप करना है। क्या देखेंगे, स्तन्य क्षय, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो आप इन चीज़ों को, स्तन्योर म्लानता, स्तन्य संभवो अल्पता वा तत्र श्लेष्म वर्धन द्रव्य उपयोग, यानी कि ये दूसरी जो लाइन है, श्लेष्म वर्धन द्रव्य उपयोग, तो इसलिए लिखी है कि किस तरीके से फिर बढ़ा सकते हो उसको, जो कम हुआ है उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हो। तो अगर स्तन्य क्षय हो चुका है तो स्तन्य में क्या हो जाएगा, संकोच हो जाएगा, उनके अंदर म्लानता आ जाएगी, तो स्तन्य ग्रंथियों में संकोच हो जाएगा, और जो दुग्ध बन रहा था, जो स्तन्य बन रहा था, उसमें क्या आ जाएगी, अल्पता आ जाएगी। ये दो चीज़ें आपको वहाँ देखनी है कि स्तन्य ग्रंथियों में संकोच हो चुका है, म्लानता आ चुकी है, और दुग्ध का उत्पादन है या दुग्ध उत्पत्ति है वो कम हो चुकी है, उतना नहीं हो रहा है, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि स्तन्य का क्षय हो चुका है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, उसको श्लेष्म वर्धन, यानी कि कफ को बढ़ाने वाले, अब कफ को बढ़ाएंगे वो रस धातु को बढ़ाएंगे, और रस धातु बढ़ेगी तो स्तन्य बढ़ेगा, तो हमें कफ वर्धक जो है द्रव्य उसको देने हैं। कफ वर्धक द्रव्य कौन कौन से, इसीलिए श्लेष्म वर्धक आहार विहार का प्रयोग करना है। क्या देंगे, यव, गोधूम, शाली, एक आपने
स्तन्य जनन औषध, ये वाला महाकषाय आपने सभी ने याद किया होगा मुझे लगता है डीजी के अंदर। अगर नहीं किया है तो आपको अब करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? 2 जगह काम आएगा आपको। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में 2 मार्क्स में, यहाँ से भी ये पूछा जाता है पीडीएफ में, और आपसे गायनी ऑप्स के अंदर भी ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपका स्तन्य जनन और स्तन्य शोधन महाकषाय का। तो जिनको नहीं याद है वो ये याद कर लीजिएगा दोनों ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या क्या यूज करेंगे? सालिसिस्टिक, क्षीर, मांस रस, सब क्या बढ़ाएंगे? कफ को बढ़ाएंगे। क्षीरवर्धक औषध, ऐसी औषध देंगे जो क्या करे? स्तन्य को बढ़ाए। वीरण, शाली, षष्टिक, इक्षु बालिका, दर्भ, कुश, कास, गुंद्रेंद्रिय उत्कट, तृणमूलानिति, दशे मनानी। ये आप कोटेशन जो है याद कर लीजिएगा एग्जाम तक धीरे धीरे करके, क्योंकि गायनी में भी आपको काम आएगा, ठीक है। तो क्षीरवर्धक औषध, तिल कल्क और शतावरी बल्य होती है, पता है आप सभी को। ये जो औषध हैं हमें, यानी कि जो कफ बढ़ाने वाली औषध है वो उस नारी को देनी है, जिससे क्या हो? स्तन्य क्षय का नाश हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपने ये ट्रीटमेंट करके देख लिया, ठीक है, यानी कि वो जो फीमेल थी उसका स्तन्य क्षय हो चुका है, आपने उसको ट्रीटमेंट भी दे दिया, फिर भी क्या ही पता नहीं बढ़ रहा, यानी कि अभी भी स्तन्य क्षय की कंडीशन है और पूर्ण रूप से स्तन्य क्षय हो चुका है, यानी कि स्तन्य नहीं बन रहा है, आपने सब ट्रीटमेंट कर लिया। या फिर क्या कंडीशन हो गई कि बच्चे की माँ ही नहीं है, डिलीवरी के टाइम पे बच्चे की माँ की क्या हो गई? डेथ हो गई। अब माँ की तो डेथ हो गई, बच्चे को भूखा रख के बच्चे को थोड़ी मारना है, तो उस टाइम पे आप मैनेज कैसे करोगे? उसके बारे में आचार्य सुश्रुत ने बताया है। क्या बताया है? स्तन्य अभाव दुग्ध व्यवस्था, यानी कि जब स्तन्य का अभाव हो, माँ नहीं है, या तो माँ है ही नहीं या माँ के अंदर स्तन्य बन नहीं रहा है, तो फिर आपको क्या करना है? उस स्थिति में यदि शिशु को मात्र स्तन्य पर्याप्त ना मिले तब क्या करना है? बकरी व गाय का दुग्ध देना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने 3rd ईयर में आ गए, आप लोगों ने चिकित्सा में भी कई जगह पढ़ लिया होगा, हम जो है वो अजा के रक्त का, बकरी के रक्त का, उसके मूत्र का, दुग्ध का बहुत जगह प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो अजा की जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो ह्यूमन के, यानी कि मनुष्य का जो मूत्र है या दुग्ध है उनसे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रखती हैं, इसीलिए हम प्रेफरेंस सबसे पहले बकरी को देते हैं। बकरी बोले तो अजा, ठीक है, इसको हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं। तो शिशु को क्या देना है? मात्र स्तन्य ना मिले या पर्याप्त मिले तो बकरी का या गाय का दूध देना है। इसमें भी हमारी प्रायोरिटी अजा ही रहेगी। अगर बकरी भी नहीं है आसपास आपके, या फिर कई लोग बकरी का दूध पीना भी पसंद नहीं करते, तो वहाँ पे क्या देना है? फिर गाय का दूध देना है। सबसे पहले प्रायोरिटी रखनी है माँ का स्तन्य, वो नहीं है तो फिर बकरी का, और बकरी का भी नहीं है तो फिर गाय का। इस तरीके से स्तन्य का अगर अभाव हो तो वहाँ पे स्तन्य की व्यवस्था करनी है बच्चे के लिए। फिर उसके बाद आचार्य भागवत ने क्या बोला है? बकरी व गौदुग्ध को लघु पंचमूल से सिद्ध करके शर्करा मिला के बच्चे को देना है। या तो आपके पास जैसे माँ का स्तन्य तो है ही नहीं, तो अगर आप दे रहे हो तो डायरेक्ट नहीं देना है कि बकरी से दूध निकाल के लाए और बच्चे को पिला दिया, इस तरीके से नहीं। आचार्य भागवत ने बताया है कि बच्चे के अंदर जो है क्या करके देना है आपको? लघु पंचमूल से सिद्ध करके और उसके अंदर शर्करा मिला के बच्चे को दूध पिलाना है। यानी कि ये बात आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है आपसे कौन से पंचमूल का यूज करेंगे, तो लघु पंचमूल का यूज करते हैं। ये क्या करेगा? वात पित्त शामक होगा और बच्चे के अंदर जो है बल को भी देने वाला होगा। इस तरीके से हम इनका यूज करेंगे और बच्चे को दुग्धपान करवाएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं, एक लास्ट पॉइंट बचा है आपके इस टॉपिक का, वो है धात्री। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि धात्री होती कौन है। माँ भी धात्री होती है, लेकिन माँ के अलावा अगर जो बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिला रही है या जो उसका पालन पोषण कर रही है वो भी क्या है? धात्री, ठीक है। जैसे कि पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनकी जो फीमेल होती थी, यानी कि जिसका मेन बच्चा है, उसके अलावा बच्चे को दूसरी, जिनको हम क्या बोलते थे? दाई माँ करके बोलते हैं, वही क्या होती है? धात्री होती है, ठीक है। या आजकल बोलते हैं नैनी बुला लिया, नैनी आएगी बच्चे को पालेगी, वो क्या है? धात्री है। तो ये धात्री का विधान बहुत पहले से ही है। तो ये धात्री की बात कर लेते हैं कि आप जिसको सेलेक्ट कर रहे हो
अपने बच्चे की रखवाली के लिए वो कैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप किसी को भी रास्ते चलते पकड़ के लाए कि आपको हमारे बच्चे का ध्यान रखना है, और पता चले उसने रातों रात बच्चा गायब कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर वो कैसी होनी चाहिए उसके बारे में आचार्य ने बताया है। शिशु का धारण पोषण लालन पालन करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, धात्री कहते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि धात्री क्या होती है। तो धात्री क्या है, जो बच्चे को पाल पोष के बड़ा कर रही है, यानी कि यशोदा माँ कह सकते हो आप एक तरीके से। तो जो लालन पालन पोषण धारण जो भी रख रही है, उसकी रखवाली कर रही है। वो जब रो रहा है, पता चले माँ तो ऑफिस गई है, बच्चा रो रहा है पड़ा पड़ा, तो उसको कौन देखेगा, इसीलिए तो उनके लिए नैनी रखी है। तो वो नैनी देखेगी उसे, वही क्या होगी, उसकी धात्री। अब धात्री को रख तो लिया, पता चले बच्चा अपनी माँ को तो जानता ही नहीं है, कि धात्री को ही जानता है, उसी को समझता है, उसी की गोद में रहता है, तो नुकसान भी होते हैं, वो बात अलग है, वो अपना पॉइंट नहीं है। तो धात्री कौन होगी, जो शिशु का पालन पोषण करेगी, धारण करेगी। 5 मिनट और लूँगी बस मैं आपकी। तो ये धात्री कैसी होनी चाहिए, धात्री के गुण बताएं। अब आप ऐसे तो नहीं है कि कहीं गए और आपने पसंद कर ली, यानी कि बच्चे की माँ गई, उसने देख लिया अच्छा सुंदर है अच्छी है चलो इसी को ही रख लेते हैं, ऐसा नहीं। गुण बताएं, क्या देखना है आपको, कैसे गुण वाली धात्री आपको लेके आनी है। तो धात्री कैसी होनी चाहिए, शारीरिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि एक हाथ टूटा हुआ है, फ्रैक्चर हो गया, या खुद डिप्रेशन में चली गई है, हंसना ही नहीं जानती, तो बच्चे को क्या रखेगी। सामाजिक यानी कि समाज में उसकी जो बोलते हैं सोसाइटी में उसकी अच्छी खासी साख होनी चाहिए, और आध्यात्मिक सत्व गुण और ये सारे उसके ठीक ठाक होने चाहिए। इस तरीके से ये इन 4 गुणों से वो पूरी तरीके से कैसी होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। आचार्य चरक ने 2-4 बातें और बोली हैं। क्या बातें बोली हैं आचार्य चरक ने, सबसे पहली बात बोली है कि धात्री जो है वो समान जाति की होनी चाहिए। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा आयुर्वेद में 4 जातियां बताई हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, इस तरीके से करके 4 मेन बताए हैं। तो समान जाति की होनी चाहिए, यानी कि ब्राह्मण बालक है तो आप उसके लिए धात्री भी कौन सी लेके आओगे, ब्राह्मणी लाओगे, यानी कि सेम कास्ट, इंटर कास्ट नहीं, सेम कास्ट, ठीक है। तो समान जाति की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, युवा होनी चाहिए। पता चले आप बूढ़ी औरत को ले आए, बेचारी वो तो खुद परेशान है, खुद हाथ पैरों से उससे नहीं चला जा रहा, लकड़ी लेके चल रही है, और बच्चा रो रहा है, नैपकिन दूसरे कमरे में रखी है, भाग के जाएगी खुद गिर गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवा होनी चाहिए, यानी कि बच्चे की रखवाली पूरी तरीके से कर सके, चलते चलते खुद गिर जाए, बच्चा भी गिरा दिया खुद भी गिर गई, ऐसी वृद्ध नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। पता चले आप धात्री तो ले आए, आप ही को उसका ध्यान रखना पड़ रहा है, तो ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, युवा होनी चाहिए। सभी धातुएं उसकी परिपूर्ण होनी चाहिए। धातुएं परिपूर्ण क्यों, क्योंकि धात्री क्या कराएगी, उसको ब्रेस्ट मिल्क देगी, ठीक है, इसीलिए उसकी धातुएं पूर्ण होंगी तो उसके अंदर भी स्तन्य पूर्ण रूप से होगा। इसीलिए क्या बात बोली है कि धातुएं भी परिपूर्ण होनी चाहिए। शारीरिक व्याधि रहित होनी चाहिए, धात्री का शरीर जो है वो व्याधि रहित होना चाहिए। वो इसीलिए कि अगर उसको खुद को व्याधि होगी तो वो जो स्तन्य का बच्चे को पान करा रही है, बच्चा भी क्या कर दिया उसने, बीमार कर दिया। पता चला टीबी की पेशेंट थी, आप ले तो आए, टीबी की पेशेंट थी, बच्चा हमारा एकदम हेल्दी हुआ, इसने जो है ब्रेस्ट मिल्क दिया उसे, बच्चे को भी टीबी हो गई। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होनी चाहिए, विश्वास पात्र होनी चाहिए। विश्वास पात्र, हस्बैंड वाइफ दोनों चले गए ड्यूटी पर, ऑफिस गए हैं, बोल के गए बच्चे का ध्यान रखिएगा, ड्यूटी से लौटे बच्चा गायब, धात्री गायब, पैसे गायब, सब कुछ गायब, ऐसा नहीं। विश्वास पात्र होनी चाहिए, यानी कि वो माँ अपने बच्चे को उसके पास उसके पास रहने दे, छोड़ सके उसके पास। हीन अंग वाली नहीं होनी चाहिए, बोल दिया मैंने, हाथ पैर टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए तो 100 चीज़ों की ज़रूरत होती है, यहाँ रखा है वहाँ रखा है, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। बच्चे की केयर प्रॉपर कर सके, दोनों हाथों से उसे पकड़ सके, तो हाथ पैर उसके सारे होने चाहिए। धात्री किसी प्रकार का व्यसन ना करती हो। पता चले उसने तो सोच रखा है इसके माँ बाप अभी चले जाएंगे ना, 1-2 पैग लगा लूँगी, या 1-2 जो है सिगरेट ले आई हूँ, 1-2 ले लूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई व्यसन नहीं होना चाहिए उसको, ना तो मद्य का, यानी कि ना तो ड्रिंक करती हो ना स्मोकिंग करती हो, किसी भी तरीके का व्यसन नहीं होना चाहिए। क्योंकि पता चले खुद ने तो पैग लगा लिया और पड़ी आराम से बेहोश, बच्चा उधर रो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको कोई व्यसन भी नहीं होना चाहिए। बालक से स्नेह करने वाली हो,
बच्चा रोए तो फटाफट उसे गोद में ले ले, ऐसे नहीं रो रहा है तो रोता रहे, पहले मैं सीरियल देख रही हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बालक से उसे स्नेह होना चाहिए, खुद का भी एक बेटा होना चाहिए, जीवित पुत्र वाली होनी चाहिए, क्योंकि अगर जिसका खुद का बेटा नहीं होगा उसको दूसरे के पुत्र के लिए स्नेह नहीं आएगा। इनकेस ऐसा हो कि मान लीजिए आप जो धात्री लेके आए हो वो कैसी है, बंध्या है, ठीक है, बंध्या है, उसके कोई संतान नहीं है, या है नहीं या होगी भी नहीं, बंध्या है वो, तो उसको क्या भाव रहेगा, मैं इसके बच्चे को क्यों रखूं, भगवान ने मुझे तो दिया ही नहीं, ऐसा वो सोच सकती है। तो खुद के भी बच्चा होना चाहिए, तभी वो स्नेह रख पाएगी, वो उस भावना को जानेगी कि क्या ममता होती है। अगर उसके खुद का बच्चा नहीं है तो वो इसको नहीं समझ पाएगी। तो जीवित पुत्र वाली होनी चाहिए, स्तन्य संपत्ति पढ़ चुके हम, क्योंकि सब कुछ उसको लेके ही तो इसीलिए आए कि भाई हम घर पे रह नहीं सकते, बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए तो उसे लेके आए कि आपको बच्चे को स्तनपान कराना है, या माँ के स्तन्य जो है बन नहीं रहा है तो इसलिए हम धात्री लेके आए हैं, तो उसके भी स्तन्य संपत्ति होना चाहिए। पता चले ये भी क्षय की कंडीशन में, अब बच्चा तो भूखा मर रहा है, बेचारा ये सोचेगा कि मेरी माँ के भी नहीं था, इसको भी ले आई, ये भी ऐसी निकली, ऐसा नहीं होना चाहिए। धार्मिक होनी चाहिए, भगवान में आस्था रखनी चाहिए, कुशल पवित्र, हमेशा हाइजीनिक रहे, क्योंकि ये मान लो ये सर्दी पड़ रही है, 2 दिन से नहाई नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, कपड़े भी चेंज नहीं किए, अब इसको कोई इन्फेक्शन हो गया तो बच्चा फटाफट से बीमार होगा कि नहीं होगा। तो पवित्र और स्वच्छ रहनी चाहिए ये, तो प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखें। ये बातें आचार्य चरक ने बताई हैं। थोड़ा और बोल लेते हैं। धात्री जो है स्नेहवश पुत्र शरीर के लिए अपने शरीर का शोषण करती है, वह अनेक कष्ट सहन करती है, वह इसमें अपना मान समझती है। धात्री मतलब सम्मान समझ रही है, इसमें अपना सम्मान समझ रही है कि मैं जो है इस बच्चे का ध्यान रख रही हूँ, मैं इसे स्तनपान करवा रही हूँ, तो वो अपने पुत्र के समान उससे स्नेह कर रही है। एक फिजूल की लाइन है, बस एक बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा कि ये स्नेहवश पुत्र शरीर के लिए अपने शरीर का क्या कर रही है, शोषण कर रही है। सच बात है कि जो खा रही है उसमें से तो 1/3 पार्ट तो आपको दे रही है ना, स्तन्य जो होगा इसके आहार के 1/3 पार्ट से ही तो बनेगा, तो जो खा रही है उसके जो है 1/3 पार्ट तो आपको दे दिया, यानी कि इसके शरीर का तो शोषण हो रहा है, अपने घर को छोड़ के रह रही है, बहुत सारी बातें हैं, और भी कष्ट सहन कर रही है। इसमें क्या समझती हैं वे, अपना मान समझती हैं, ऐसे ही लाइन है, छोड़ दीजिएगा। वह स्त्री जो माता की अनुपस्थिति में शिशु को स्तनपान करा, शिशु का लालन पालन करती है, उसे क्या कहते हैं, धात्री। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखनी है कि धात्री क्या है, माँ नहीं है, उसकी एब्सेंस में बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है, उसको पाल पोष के बड़ा कर रही है, यशोदा माँ जैसे हो गई, उसे क्या बोलेंगे हम, धात्री। ठीक है, और भी धात्री के गुण बताए हैं। जिस देश का बालक हो उसी देश की होनी चाहिए। पता चले कि राजस्थान के रहने वाले हैं या फिर कहीं और के रहने वाले हैं और लेके आए कहीं और से धात्री को ढूंढ के, या ये तो स्टेट की बात कर दी मैंने, मोहल्ला भी वहीं का होना चाहिए, जगह भी, डिस्ट्रिक्ट भी सेम ही होनी चाहिए, उसी जगह की होनी चाहिए, कहीं और की नहीं कि कहीं और से ढूंढ के लाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिस देश का बालक हो उसी देश की होनी चाहिए, युवती होनी चाहिए। सब बात हम कर चुके हैं, वही सेम बातें लिखी हैं एक जगह। स्वस्थ होनी चाहिए, विश्वास पात्र होनी चाहिए, सभी अंगों से युक्त होनी चाहिए, अनिंदनीय, ऐसा नहीं 4 लोग में जाके उसका नाम लेते हैं तो लोग उसकी बुराई करने लग जाएं, अनिंदनीय नहीं होनी चाहिए। और जीवित पुत्र, उसका खुद का भी एक बेटा होना चाहिए, तभी उसके अंदर वात्सल्य का भाव होगा। पालक से स्नेह करने वाली होनी चाहिए, पवित्र, धार्मिक, स्तन्य व स्तन्य संपत्ति हो, वह धात्री क्या होती है, श्रेष्ठ होती है। तो धात्री के श्रेष्ठ गुण हैं, ये क्या है, श्रेष्ठ गुण। तो ये आप लिख सकते हो इजीली। धात्री में ऐसी कुछ खास बात नहीं है, अगर आपने अभी पिछले 10 मिनट में मुझे ढंग से सुना होगा तो ही आपको धात्री याद हो गई होगी, अलग से आपको दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक था नवजात शिशु पोषण कंप्लीट होता है आज।